हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर रहे हैं। इससे पहले कई चैप्टर हो चुके हैं, कई क्लासेस हो चुके हैं। आज की जो क्लास है यह है 23/1/2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था शाम वाली शिफ्ट में। आज हम उस दिन के पेपर को सॉल्व करेंगे। जितने भी हम क्लासेस करवा रहे हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कोई भी मिस मत करिए, लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप लोग डेली बेसिस पर क्लास कर रहे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं सब यहीं से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास को हम अपलोड करें तो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो उसको हमें बताना है। तो देखिए हमारा क्या है, के एल है, के एल के बाद एम ओ है, एम ओ के बाद ओ आर के बाद क्यू यू है। यहाँ से देखिए के में 2 जोड़ने पर हमारा एम आया है, एम में 2 जोड़ने पर ओ आया है, फिर ओ में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो ओ की वैल्यू होती है 15, 15 में 2 जोड़ने पर 17 आ जाएगा, 17 पे होता है क्यू। कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब उसके बाद एल, एल देखिए एल होता है 12, 12 में 3 जोड़ने पर आ गया 15, 15 में 3 जोड़ने पर आ गया 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 21, और 21 में क्या होता है यू होता है, तो यू किस में नहीं है, इस वाले ऑप्शन में नहीं है। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे अक्टूबर 2020 में बांग्लादेश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। तो 2020 में बांग्लादेश में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया था, तो यह नियुक्त किया गया था विक्रम कुमार दु, दुरई स्वामी। विक्रम कुमार दुरई स्वामी को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विक्रम कुमार दुरई स्वामी। यह देखिए करंट का सवाल था। तो अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट में करके बता दीजिए, उसके लिए हम अलग से क्लासेस ले आएंगे किसी न किसी बुक का। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो यह आपका है 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 400 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए पूछा है कि नहीं है। तो कौन सा रोग है जो कि विषाणु जनित नहीं है, तो आपका हो जाएगा तपेदिक। तपेदिक रोग आपका विषाणु से नहीं होता है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक। देखिए चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू, ज्वर, ये सभी के सभी विषाणु जनित रोग हैं। जबकि यहाँ पर तपेदिक दिया हुआ है, तपेदिक यह विषाणु से जनित रोग नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल ये सभी के सभी किस काल के थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन। भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल ये सभी के सभी गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन थे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है कि जब x की पावर 4 माइनस पी एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 8 को x माइनस 1 से जो है विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2p आता है। तो p का जो है हमें मान ज्ञात करना है। अगर x माइनस 1 से हम अगर इसको विभाजित कर रहे हैं तो टोटल वैल्यू जो है कट कर x बराबर 0 x बराबर 1 रखने पर टोटल वैल्यू कितना आना चाहिए, सॉल्व करने पर टोटल वैल्यू 0 आना चाहिए। तो यहाँ से इस इक्वेशन में जो है हम x बराबर 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखने पर कितना आना चाहिए, 0। तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से p की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। तो हमें क्या पूछा था, p का मान पूछा था, तो p का मान कितना आ जाएगा, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का जो है निर्माण नर्मदा नदी पर जो है किया गया है। किस जो है बहुउद्देशीय परियोजना का जो निर्माण है नर्मदा नदी पर किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण जो है आपका बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर जो है किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। भारतीय संघ की जो है कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारतीय संघ की कार्यपालिका का जो है संवैधानिक प्रमुख होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL एक जो है कंपनी है। तो यह किसकी कंपनी, यह कैसी कंपनी है, यह है महारत्न कंपनी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL एक जो है महारत्न कंपनी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का जो है एक भाग यहाँ पर नहीं दिया है। कंप्यूटर के जो है हार्डवेयर का जो है कौन सा जो है एक भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है हार्डवेयर नहीं बल्कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इसमें कौन सा भाग नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए हार्डवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम छू सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, मदरबोर्ड हो गया और प्रिंटर। ये सभी के सभी किस में आते हैं, तो ये सभी के सभी आपके आते हैं हार्डवेयर में। जबकि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का जो है संग्रह है। यानी कि जो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता होती है उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो संग्रह है जो कि कंप्यूटर को निर्देश देता है, उसके द्वारा आउटपुट मिलते रहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, असेंबलर हो गया, ये सभी के सभी क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो माता पिता और महिलाओं के बीच के जो है संबंध को सर्वोच्च ढंग से जो है निरूपित करता है। तो माता पिता और महिलाओं के बीच को जो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि सभी माताएं महिलाएं होती हैं। तो माताएं जो है महिलाओं के अंडर में आ जाएंगी और पिता या मेल है यानी कि अलग है। तो ये वाला फिगर होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है
उस वेन आरेख का जो है चयन कीजिए जो शब्दों, अक्षरों और वाक्य के बीच के संबंध को सर्वोच्च ढंग से निरूपित करता है। तो हमें क्या निरूपित करना है? शब्दों को, अक्षर को और वाक्य, इन सभी के बीच के जो संबंध को निरूपित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे हो जाएगा तो आपको हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सभी अक्षरों से ही हमारा मिलकर क्या बनता है? अक्षरों सभी अक्षर, अक्षर क्या होते हैं? शब्दों के अंदर, यानी कि सभी अक्षर मिलकर हमारे शब्द बनते हैं और शब्द को जो मिलाकर क्या बनाते हैं? तो वाक्य बनाते हैं। तो ये सभी एक दूसरे के अंदर रहेंगे, तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत में 2030 तक कितने मेगा सिटी बन जाने की जो है संभावना है, जिसमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। जिसमें से प्रत्येक की संख्या कितने है? 10 मिलियन से जो है अधिक है। तो ऐसे कितने मेगा सिटी बन जाने की संभावना है? तो ऐसे 7 मेगा सिटी बन जाने की संभावना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है यदि ए का मान 9 दिया है, बी का मान -5, सी का मान -4 दिया है, तो इन सभी का मान क्या होगा? तो सीधा सीधा वैल्यू रख दीजिए। ए का क्या देखिए हमें क्या दिया है? ए का वैल्यू दिया है 9, तो यहाँ से ए क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब। बी का वैल्यू दिया है -5, बी का क्यूब करेंगे -5 का क्यूब। इस प्रकार से सी का क्यूब करेंगे -4 का क्यूब। सभी आंसर रखने पर क्या आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा 540। तो 540 किस वाले ऑप्शन में है? तो आपका है 540 ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो कि दूसरा शब्द पहले शब्द से है। तो इसमें हमें क्या देखना है? जिस प्रकार से बिहू का संबंध असम से है, उसी प्रकार कथकली का संबंध किससे है? कथकली का संबंध आपका हो जाएगा किससे? तो केरल से। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बिहू जो है, बिहू असम का जो है अगर लोक नृत्य है, तो कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? बिहू हमारा कहाँ का लोक नृत्य है? असम का। उसी प्रकार से कथकली हमारा केरल का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है क्या आएगा? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ क्या किया गया है? इसमें क्या है? 2 का 6 में गुणा किया गया तो 2 छक्के 12 आ गया है। 2 का 8 में गुणा किया गया है तो 16 आ गया है। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर 2 का गुणा करेंगे किसमें? यहाँ पर 6 था, 6 से 2 8 हुआ है, तो 8 से 2 क्या होगा? 10 होगा। हमें कितना आना चाहिए? 2 का 10 में गुणा करने पर 20 आना चाहिए, 20 आ रहा है। तो हमारा क्या होगा? पहले 2 होगा उसके बाद 10 होगा। 2 और 10 कौन से ऑप्शन में है? तो ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा 2, 10। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं की माप कितना दिया है? 4a और 3a, यानी कि 4a और 3a। यदि उनके बीच का कोण कितना दिया है? 60 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण का मान उनमें से किसके बराबर होगा? तो समांतर चतुर्भुज में कोई भी एक विकर्ण का मान पूछा है। तो देखिए प्रश्न में यही है। प्रश्न में हमें क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं दिया है। एक 4a है और दूसरा 3a है और इनके बीच का एंगल कितना दिया है? 60 अंश दिया है। तो हमें कोई भी एक विकर्ण चाहिए। तो एक विकर्ण की लंबाई यानी कि BC की लंबाई हमें पता करना है। तो BC को हम मान ले रहे हैं कि क्या होगा? x होगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे cos 60 अंश। cos 60 अंश निकालेंगे। cos 60 का cos थीटा का फॉर्मूला होता है b² + c² - a² बटे 2 BC, जिसमें यह हमारा हो गया a, यह हो गया b,
यह हो गया सी। तो यहाँ से जब इसको हम रख कर यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर रख कर सॉल्व करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको सॉल्व करने पर हमारा ये इक्वेशन बनेगा। फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √13a, यानी कि करीब 13a। x का मान क्या आ जाएगा? तो करीब 13a। कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाया गया समय 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा कर देता है। बी द्वारा जो है किसी भी कार्य को पूरा करने में लगाया गया जो समय है, समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य को आधे हिस्से को जो है पूरा कर देता है। यदि दोनों मिलकर कार्य पूरा करने में 12 दिन का समय लेते हैं तो बी जो है अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना कितना जो है समय लेगा। आइए इसका सलूशन बताते हैं। प्रश्न में हमारा क्या कहा है? बी जो कार्य कर रहा है उसके 3/4 भाग को जो है ए जो है उसी कार्य को आधे दिन में कर दे रहा है, आधा ही से। तो यहाँ से a/2 हो जाएगा। यानी कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात अगर निकालेंगे तो b/a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3। ए और बी के समय का अनुपात क्या होगा? जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है उसी का विपरीत समय का अनुपात होता है। वही समय का अनुपात है, यानी समय का अनुपात क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा, समय का अनुपात होता है। कार्य क्षमता का जो अनुपात होता है उसके विपरीत समय का अनुपात होता है। तो यह हो जाएगा। तो ए और बी पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर देते हैं? तो 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो पूरा कार्य हो कितना हो जाएगा? 12 का गुणा 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट कितना हो जाएगा? 5 यूनिट से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया टोटल कार्य? टोटल कार्य हमारा हो गया 60 यूनिट। हमें पूछा क्या है? बी अकेले उस कार्य को, तो बी की वैल्यू कितना है? 3। तो 60/3 हमारा कितना आ जाएगा? 60/3 हमारा आ जाएगा 20। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 20 दिन में बी जो है अकेले उस कार्य को पूरा कर देगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है यदि tan थीटा का मान दिया है 5/12 और थीटा का मान जो है 0 से π/2 यानी कि 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, तो cos थीटा प्लस 5 cot थीटा बटे cosec थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से सिंपल सवाल है। tan थीटा का मान दिया है 5/12, तो यानी कि अगर लंब आपका 5 हो जाएगा तो आधार 12 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा? पाइथागोरस से 13 हो जाएगा। हमें प्रश्न में क्या दिया था? प्रश्न में दिया था cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा? तो 12/13 हो जाएगा इंटू 5। cot थीटा क्या हो जाएगा? तो 12/5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें यही दिया था, यह 5 था, 12 था, यह हो जाएगा 13। तो हमारा cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी कि यहाँ से 12/13 हो जाएगा। cot थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, यानी कि 12/5 हो जाएगा। इस तरीके से इसको वैल्यू रखने पर हमारा सॉल्व होगा। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ से 5 से 5 चला जाएगा, हमारा ऊपर क्या बचा? तो कटने के बाद इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ एलसीएम 65 आ जाएगा, ऊपर एलसीएम 13 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 840/109। सही आंसर क्या हो जाएगा? 840/109। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है वरुण और अनिल इन दोनों की आय का अनुपात दिया कितना? 12:13 दिया है और उनके व्यय का अनुपात कितना दिया है? 10:13। वरुण और अनिल क्रमशः 2100 रुपये और 1300 रुपये की जो है बचत करते हैं, क्रमशः उनकी आय का जो है अनुपात क्या है? यानी कि उनकी आय जो है कितना कितना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। उनकी आय मान लेते हैं, आय कितना है? 12x हो गया और 13x हो गया, क्योंकि रेशियो दिया है 12 और 13। तो 12x में से वह खर्च कितना कर रहे हैं? 2100 खर्च कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है?
2100 की बचत कर रहे हैं। तो खर्च का रेशियो कितना हो जा रहा है? 10 और 13। तो देखिए आय का रेशियो 12x है, जिसमें से 2100 की बचत कर रहे हैं। तो खर्च कितना कर रहे हैं? 10/13। यह जो है रेशियो हमारा बन जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी 550। x की वैल्यू आ गई 550। तो वरुण की आय क्या होगा? वरुण की आय 12x है, 12 गुणे 550 यानी कि 6600। और अनिल की आय आ जाएगी 7150। 6600 और 7150 आंसर होगा। 6600 और 7150 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 6600 और 7150। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है जनवरी 2021 के मुताबिक भारत को यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर जो है कितनी बार चुना जा चुका है? तो 2021 के मुताबिक जो है कितनी बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जा चुका है? तो ये आपका चुना जा चुका है 8 बार। कितनी बार चुना जा चुका है? तो 8 बार चुना जा चुका है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 बार। प्रश्न नंबर 22 है किसी निश्चित कूट भाषा में मिरर को NRIILI के रूप में लिखा जाता है, तो मोबाइल को जो है क्या लिखा जाएगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो यहाँ से मिरर को जो है NRIILI लिखा गया है, यानी कि सभी विपरीत को है। यानी कि M का विपरीत क्या है? N। I का विपरीत क्या है? R। R का विपरीत क्या है? I। तो सभी क्या है? विपरीत है। तो यहाँ पर भी विपरीत लेना है, तो M का विपरीत क्या हो जाएगा? तो M का विपरीत होगा N। तो N किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। O का विपरीत हो जाएगा L, तो L दोनों में है। B का विपरीत हो जाएगा Y, Y दोनों में है। I का विपरीत हो जाएगा R, तो R किस में नहीं है? इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है। सी की कुशलता ए और बी की कुशलता का जो है 50% है। यदि सी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है तो ए बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को जो है कितने दिन में यानी कि कितने समय में पूरा करेंगे? देखिए मान लेते हैं कि बी की कुशलता कितनी है? 100%। तो उनकी क्षमता के रेशियो, तो बी की अगर कुशलता 100% है, ये उसका कितना परसेंट है? 40%। तो क्या हो जाएगा? 40। अब क्या कहा कि सी जो है उन दोनों कुशलताओं का जो है 50% है, तो दोनों कुशलता कितना हो जाएगा? 40 यहाँ पर, 100 इतना यहाँ पर, कितना हो जाएगा? 140। 140 का कितना परसेंट है? तो 150। तो यानी यहाँ से तीनों की कुशलता क्या आ गई? 4, 10 और 7। तो सी की क्षमता क्या होगी? सी की क्षमता होगी 7। तो वह पूरा कार्य 30 दिन में समाप्त कर देता है। तो हमें क्या है यहाँ से क्या पूछा था? सी एक साथ में ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए सी की कुशलता है 7 और पूरा कार्य वह कितना दिन में समाप्त कर देता है? 30 दिन में। तो टोटल कार्य कितना हो गया? 7 तरीका 21 यानी कि 210 यूनिट काम। 210 यूनिट काम को जो है सभी को मिलकर करना है, यानी कि 10 प्लस 7 17, 17 4 21। 21 यूनिट से यह कितना काम करेंगे? तो यह कार्य कितना दिन में खत्म हो जाएगा? 10 दिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, के बाद जो है भारत के अंतिम मुगल सम्राट
बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ जो है भेज दिया गया था। तो इनको जो है निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था, तो इनको भेजा गया था बर्मा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बर्मा। बर्मा भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है इसका जो है मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ ए के पावर m इंटू बी के पावर ए के पावर m इंटू ए के पावर n है। ए के पावर n इंटू ए के पावर n है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए के पावर m प्लस n, यानी कि इसको जो है हम ऐड कर देंगे m प्लस n, तो कितना हो जाएगा, ए के पावर 0.6 और ए के पावर हमारा यहाँ से ए नहीं, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 225। 225 के पावर क्या हो जाएगा 0.6 और नीचे भी ए के पावर क्या हो जाएगा 6 4 10, यानी कि नीचे भी हो जाएगा 10, यानी कि हो जाएगा 1। तो 1 को जो ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा -1, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 225 के पावर आ जाएगा -0.4, माइनस जो है 0.4 आ जाएगा। अब चेक करेंगे 225 किसका है, 225 जो है 15 का स्क्वायर है। 225 क्या है 15 का स्क्वायर, तो 15 के पावर 2 और इंटू 0.4, और ये सभी क्या है माइनस में, क्या आ जाएंगे 15 के पावर 0.8, 15 के पावर -0.8। कौन सा ऑप्शन है, इसको सॉल्व करते हैं, या फिर इस तरीके से भी देख सकते हैं 1.2, ऐसे भी सॉल्व कर। यही चीज़ उसमें दिया है, इसमें पहले इसको 15 के पावर कर लिया है, तो यहाँ से सबको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, सभी कुछ सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा 1/15। सही आंसर क्या हो जाएगा 1/15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है 2011 की जो है जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को जो है छोड़कर कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है कौन सा है, तो यह आपका है बिहार। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो आने वाली आगे श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। तो यहाँ देखिए 0 कैसे आया है, तो 1 का क्यूब माइनस 1 करने पर 0 आ गया है। 6 कैसे आया है, तो 2 का क्यूब माइनस 2 करने पर आया है। 25 कैसे आया है, तो 3 का क्यूब करने पर -2 आया है। 62 कैसे आया है, तो 4 का क्यूब -2 करने पर आया है। तो आगे क्या आएगा, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 पचे 25 पचे 125, 125 करेंगे, उसमें से 2 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 123। तो 123 कौन से विकल्प में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 123। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है कि 2017 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है। तो सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी घरों में बिजली प्रदान करने से। सभी घरों में जो है बिजली प्रदान करने से संबंधित है। भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करने से संबंधित है क्या, सौभाग्य योजना। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है 250 अभ्यर्थियों ने एक परीक्षा में जो है भाग लिया, जिसमें से 225 उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों का जो है परसेंटेज हमें ज्ञात करना है।
इसमें प्रश्न में देखिए कितने जो है अभ्यर्थियों ने भाग लिया है, तो 250 अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। और कितने पास हुए हैं, तो 225, तो इंटू 100 कर देंगे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। तो कितना परसेंट आएगा, तो 90%। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी 90%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, एक गणितीय प्रश्न को हल करते समय अतुल ने जो है प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया और फिर उसमें से क्या किया, 15 घटा दिया। फिर प्रतुल ने पहले आरंभिक संख्या से 15 घटाया, फिर उसके अंतर का जो है वर्ग किया। यदि दोनों को समान उत्तर प्राप्त हुए तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं क्या, संख्या हमारी क्या थी, x है। तो प्रश्न के अनुसार पहले उसका वर्ग करके क्या किया है, 15 घटाया है। और दूसरे ने क्या किया है, कि पहले घटा लिया है, उसके बाद वर्ग किया है। तो इस प्रकार से हमारा एक समीकरण बन जाएगा। तो इस समीकरण को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। तो वह कौन सी संख्या होगी, तो वह संख्या होगी 8। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है। मध्यकाल में जो है लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के जो है लेखक कौन है। तो पद्मावत के लेखक जो है वह है अबुल फजल इब्न मुबारक। अबुल फजल इब्न मुबारक जो है पद्मावत के लेखक है। और यह काल्पनिक न होकर चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और उनकी पद्मावत की जो है यह एक कथा है, जिसमें सभी स्त्रियों ने अपने आप को जो है जौहर कर लिया था। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, 2019 में वंदना नेपाल नामक नेपाली लड़की ने 126 घंटे तक लगातार नृत्य करके किसी एक व्यक्ति के द्वारा सबसे लंबे नृत्य मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसा करके उसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, तो उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है कलाम मंडलम हेमलता। कलाम मंडलम हेमलता ने जो है उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। साइमन कमीशन में जो कितने भारतीय सदस्य थे, तो 0। साइमन कमीशन ऐसा था जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 0। अब इसी पे कि साइमन कमीशन भारत में जो है सन 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है, 3/√0.0009 प्लस 4/√0.0016 इसका जो है मान ज्ञात करना है। तो आसान सा प्रश्न है। दोनों को जो है यह किसकी वैल्यू लिखी हुई है, तो यह लिखी हुई है 0.03। यह किसकी वैल्यू लिखी है, तो इसकी वैल्यू लिखी है 0.04। तो इसको जब इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इन सभी को सॉल्व करने पर आ जाएगा आंसर 200। 200 कौन से ऑप्शन में है, तो 200 है आपका ऑप्शन नंबर बी 200। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात हमें कितना दिया है, 6 संबंधी 8 है और उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, 768। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल यानी कि मान ले लें 6x और 8x, तो इनका गुणनफल कितना दिया है, 768। यानी कि 48x² बराबर हो जाएगा 768। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। जब x की वैल्यू आ गई 4 तो 6 चौक 24 एक संख्या हो गई और 8 चौक 32 दूसरी संख्या हो गई। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 24। सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में है 24। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है, ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को जो है क्या कहा जाता है जो कि यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को जो है दर्शाता है।
तो यात्रा के दौरान जो है तय की गई दूरी को जो है वाहनों में जो मतलब जो उपकरण लगा होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, उसको कहते हैं ओडोमीटर। क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडोमीटर। अब इसमें और कुछ भी पॉइंट है, जैसे कि स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर किसे कहते हैं? तो वाहन द्वारा चले गए तेज गति का जो है मापन जो करता है, कितना वाहन तेज चल रहा है, कितना कम चल रहा है, उसको कहते हैं स्पीडोमीटर। और आरपीएम मीटर क्या होता है? तो आरपीएम मीटर होता है जो कि प्रति मिनट घूर्णन की माप करता है। प्रति मिनट जो है घूर्णन की माप करता है, उसको हम आरपीएम मीटर कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, संयुक्ता एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है जिसे भारत में और भारतीय सेना के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। तो भारत में जो है किसके द्वारा? तो डीआरडीओ के द्वारा और भारतीय सेना के द्वारा इसे विकसित किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो वह कौन से व्यक्ति हैं, उनका क्या नाम है, जिन्होंने 1917 में महात्मा गांधी को जो है चंपारण लाने में जो है अहम भूमिका निभाई थी? तो उनका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने जो है महात्मा गांधी को चंपारण लाने में जो है अहम भूमिका निभाई थी। सही आंसर क्या होगा? राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए कैसे किया गया है। 2 का 3 में गुणा, फिर 3 का 4 में गुणा किया गया। तो 2 तिहाई 6, 6 चौको 24। तो हमारा क्या आ गया है? 24। उसी प्रकार से सभी को किया गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5 का गुणा 6 में कितना आएगा? 5 छक्का 30। 30 से जो है किस किस में गुणा करेंगे 30 आ जाए? तो 30 का गुणा 1 में करेंगे तो 30 आ जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है, उस वे नारे का जो है चयन कीजिए जो आदमी धूम्रपान करने वाले और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच के जो है संबंध दिखाता है। तो आदमी धूम्रपान और क्रिकेट खिलाड़ियों के जो है बीच के संबंध को दर्शाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों? क्योंकि कुछ क्रिकेटर जो है धूम्रपान भी करते हैं और कुछ क्रिकेटर आदमी भी होते हैं जो धूम्रपान करते हैं, कुछ धूम्रपान नहीं करते हैं, कुछ क्रिकेट जो है नहीं खेलते हैं। कुछ कुछ कॉमन होता है, इसलिए सभी एक ही साथ होंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है कथन और निष्कर्ष का। कथन हमारा क्या है? कथन है कि अधिकांश छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं। जो अधिकांश छात्र हैं वो अंग्रेजी भाषा जानते हैं। अब इससे निष्कर्ष है कि कुछ छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं, और इससे दूसरा है कि कुछ छात्र अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो कथन एक और दोनों दोनों ही पालन करते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है, यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। किसी भी घन का जो है क्या दिया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6a स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। और यह दिया कितना है? यह दिया है 1014। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा 169। 169 यानी ए की वैल्यू कितना आ जाएगा? 13। ए की वैल्यू हमारा आ गया 13। अब घन का हमें चाहिए क्या? आयतन चाहिए। तो घन का आयतन का फार्मूला होता है ए का क्यूब। ये घन का आयतन क्या हो जाएगा? ए का क्यूब। ए की वैल्यू आया है 13, तो 13 के क्यूब हमारा क्या आएगा? 13 के क्यूब होगा 2197। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2197 मीटर क्यूब घन का आयतन हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यानी कि जिस प्रकार सोनार का संबंध सोना से है, सोना से होता है, उसी प्रकार लोहार का संबंध किससे होगा? तो लोहार का संबंध जो होगा लोहा से। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लोहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है, एक चोर 3 बजे शाम को यानी कि 3 PM पर एक कार से एक बैग चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाते हुए भागता है। यदि 4 बजे शाम पर चोर की स्थिति का पता चल जाता है और उसका मालिक अपनी कार से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है उसका पीछा करता है, तो वह चोर को कब पकड़ लेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, 1 घंटे में जो है चोर द्वारा चली गई कुल कितनी दूरी हो जाएगी? तो चोर कितने की स्पीड से जा रहा है? तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो यहाँ से चोर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर। दिशा समान होने की स्थिति में सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? मालिक कितने की स्पीड से चल रहा है? तो 70 की स्पीड से, और चोर कितने की चल रहा है? तो 50 की स्पीड से। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर को मालिक द्वारा पकड़ने में जो समय लगेगा कितना लगेगा? तो 50 किलोमीटर वह चल चुका है, जिसमें 20 किलोमीटर सापेक्ष चाल से वह चलेगा, यानी कि 2.5 घंटे समय लगेगा। तो मालिक चोर को कब पकड़ेगा? तो 4 बजे शाम को उसको पता चला, तो वह उसके 2.5 घंटे बाद यानी कि 6:30 पर जो है उसको पकड़ लेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6:30। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 का 5वां में निर्धारित किए गए अनुसार कितने साल होना चाहिए? तो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए कितने साल होने चाहिए? तो 21 साल। 21 साल उम्र जो है होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 साल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है कि 2019 में निम्नलिखित में से किस देश के चर्च, होटल और पर्यटन स्थल पर ईस्टर समारोह के दौरान आत्मघाती बम हमलावरों ने जो है हमला किया था? तो आत्मघाती बम हमलावरों ने जो है हमला किया था कब? तो श्रीलंका। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है क्या आएगा? तो देखिए, डी से डी में 4 जोड़े हैं तो 8 आया है एच। एच में 4 जोड़ने पर एल, एल में 4 जोड़ने पर पी, तो पी में 4 जोड़ने पर क्या आएगा? तो पी की वैल्यू होती है 16। 16 पर 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? टी। तो टी किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है, समीकरण 3x² + 5x - a का मान 0 दिया है के मूल एक दूसरे के जो है क्या है? व्युत्क्रम है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर इन दोनों के इसके मूल जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा? 1/अल्फा। तो हम क्या निकालेंगे? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल निकालने पर क्या आना चाहिए? मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या हो जाएगा? c/a। सी का मान दिया है -a, ए की वैल्यू दिया है 3। तो यहाँ से मूलों को गुणनफल से क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू आ जाएगी -3। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? -3। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है, भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का जो है उद्घाटन कहाँ पर किया गया? भारत के जो है प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये आपका किया गया है लोकटक झील, मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर में जो है भारत का पहला ऐसा जो विद्यालय जो कि तैरता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। हार्ड डिस्क
किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का जो है एक उदाहरण है। तो हार्ड डिस्क जो है किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, तो यह है द्वितीयक स्टोरेज। द्वितीयक स्टोरेज का जो है उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक स्टोरेज। आज के जो सभी प्रश्नों को हमने कर लिया है। बाकी के जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51 से लेकर 100 तक, उसको हम दूसरे पार्ट यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कवर करेंगे। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए जितने भी हम पेपर जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे में सभी क्वेश्चन जो है रिपीट करते हैं। आप लोग बस इसी तरीके से डेली बेसिस पर जो है क्लास करते रहिए, आप लोगों का जो है सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर जो है आपको लोगों का बहुत ही नज़दीक आ गया है, 5 जून से जो है स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग जो है बस तैयारी को करते रहिए। अब आगे की जो क्लासेज होगी वह अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।